जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस क्लास में लेकर के आया हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़, जीके जीएस का शानदार क्लास। और ये बच्चों भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए है। साथियों, इस सेट में महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं मेरे भाई? 100 प्रश्न हैं। तो डेली का बच्चों मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ लूसेंट बुक का निचोड़। सभी एग्ज़ामों के लिए, भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर से रहते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होती है, जो प्रश्न मैं लेकर के आता हूं आपके सामने। और साथियों, मैं एक बात बता दूंगा कि अगर आप लोग कभी भी क्लास किए होंगे तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आज से आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। हाँ, अगर साथियों हमारे साथ जुड़कर क्लास कर रहे हैं तो ज़रूरी बच्चों है। 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना प्रश्न बच्चों मैं बताऊँगा इससे अलग नहीं आएंगे। सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों बेहतर होगा। तो इस सेशन को आप सभी साथियों पूरा देखिएगा और सेशन में अंत तक बने रहिएगा। जो बच्चों एक्स्ट्रा का मैं प्रश्न बताता हूँ वो सब नोट करते चलिएगा। और ये बच्चों जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बच्चों। लिंक कहाँ दिया गया है? डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं और आप लोग भी साथ में जुड़िए। वहाँ पे बच्चों क्लास के बाद जस्ट नाउ पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है ताकि बच्चे पीडीएफ को रिवीजन भी कर लें और जो एक्स्ट्रा बताते हैं बच्चे उसे याद करते चलिएगा। ऐसे तो मैं 100% प्रयास करता हूँ बच्चों कि आपको क्लास में याद करा दूँ। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करके बच्चों क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। डेली बच्चों सुबह का 8:30 बजे, यानी कि बच्चों 8:30 बोल लीजिए या तो फिर 9 बोल लीजिए। 9 बजे बच्चों, सुबह का 9 AM और शाम का बच्चों 8 AM 8 PM, ये दोनों टाइम में बच्चों आपका जीके जीएस का शानदार क्लास चलता है। तो ये दोनों टाइम पे आप सभी बच्चे क्लास के लिए ज़रूर यूट्यूब पे आइए और जुड़ जाइएगा। ये सभी बैच बच्चों आपको फ्री में मिलेगा और फ्री में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। कोई भी परेशानी अगर आएगा आपको तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर हमें यहाँ पे परेशानी है। मैं बच्चों अगले क्लास में उस परेशानी को आपका दूर कर दूंगा और कमेंट कीजिएगा तो सभी बच्चों का रिप्लाई दूंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। एक प्रश्न से बच्चों मैक्सिमम प्रश्न बताने का प्रयास करता हूँ। जितना हो पाता है वो सभी प्रश्न मैं बताता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कहता है बच्चों कि विभाजन के दौरान भारत का उत्पादन एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। विभाजन के दौरान बच्चों भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग था ना, जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। वो उत्पादक कौन सा था? सूर्यमुखी, जूट, सोयाबीन या कपास? बच्चे का यहाँ से आंसर आना चाहिए था और मैं विश्वास करता हूँ न भी आता होगा तो बच्चे मैं बताऊंगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिएगा, मैं बच्चों ऑप्शन पे पहले चल लेता हूँ। पहले चल लूँ बच्चों ऑप्शन पे। सूर्यमुखी तेल होता है बच्चों इसका, सूर्यमुखी का तेल। जूट के बारे में जानते हैं। जूट का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है बच्चों पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। और हम कहाँ के हैं बच्चों? हम निवासी हैं बिहार के। तो बिहार की अगर बात करें कि बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है बच्चों पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में बच्चों बिहार में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऐसे पूरे भारत में देखा जाए कि जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में
और बच्चों चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो भी पश्चिम बंगाल में, मार लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए था। यस सर क्लियर है। तो नोट डाउन करते चलिएगा, नोट डाउन सभी बच्चे कर लेंगे। सोयाबीन बच्चों, सोयाबीन जानते हैं, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे बच्चों कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है, तो सोयाबीन में होती है। कितनी होती है बच्चों, तो 42% जो है प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। क्या याद रहेगा मेरे भाई? याद रहेगा यहाँ तक? तो चलेंगे आगे। कपास की अगर बात करें बच्चों, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आप लोग जानते हैं। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मिट्टी, बच्चे कहेंगे कि सर मिट्टी, तो मिट्टी मेरे भाई मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। चाय आप लोग पिए होंगे, चाय पिए होंगे ना भाई। पहले कपास के बारे में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चाय के बारे में जानेंगे। देखिएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है और इसका जो विस्तार मिलता है बच्चों, अगर पूछा जाएगा कि काली मिट्टी जो है वो सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। गुजरात, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये 2 राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार जो है वो सबसे अधिक है। यानी कि कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में होती है। ये सब याद रखिएगा। अब चाय पे चलते हैं। मिट्टी तो हमने 8 प्रकार के देख लिया। तो जो चाय है ना बच्चों, चाय अगर पूछ दिया जाए चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी है, तो साथियों लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आप लोगों ने, कितने बच्चों ने चाय पिया है? चाय बच्चों कितने बच्चों ने पिया? बच्चे कहेंगे सर चाय तो सेहत के लिए हानिकारक है। अरे नहीं भाई, अगर आप चाय पीते हैं ना बच्चों, तो आपको नींद जो है खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म का एकदम खत्म ही हो जाएगा यार, तुम सोओगे नहीं, पागल हो जाओगे। आपको भूख को बच्चों लगने नहीं देगा। तो पढ़ाई के लिए बच्चों को भूख त्यागना नहीं, खाना है बच्चों, भरदम खाना है। एनर्जी लेवल बना के रखना है ताकि पढ़ाई में नींद ना आए। और चाय अगर लेते हैं तो नींद आपको अक्सर नहीं आएंगे। अब देखिएगा, चाय में एक नशा पाया जाता है। चाय में एक नशा पाया जाता है बच्चों, उसे कहते हैं थीन। थीन एक नशा पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि चाय में कौन सी नशा पाई जाती है, तो थीन नशा पाई जाती है। कॉफ़ी में बच्चों कैफीन नशा पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आंसर पे। बच्चे कहेंगे कि सर आपने इतना बताते हैं ना कि आंसर कब बताएंगे, हम आंसर के इंतज़ार में रहते हैं। अरे बच्चों पढ़ने वाले हो ना, आंसर तो बताएंगे ही। आंसर देखिएगा, उत्पादक एक बड़ा भूभाग कहाँ चला गया था? पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। वो भूभाग था कपास। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, कपास। साथियों क्या क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है बच्चों भारत की नदियों में से? अगर भारत की बात किया गया है बच्चों नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी बताइएगा बच्चों, कौन सा है? कौन सा है ये बताइएगा। तो ये हो जाता है साथियों आपका गंगा नदी। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे अधिक लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अब ऐसे देखिएगा तो 2525 किलोमीटर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन के अनुसार मार देना है, 2525 है या 2500 है, मार देना है, ठीक है। गंगा नदी जो है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरता है,
तो बिहार के प्यारे साथियों 12 जिलों से होकर के कितने 12 जिलों से होकर के बच्चों गंगा नदी जो है वो गुजरता है। सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक किस जिले में, बिहार के किस जिले में गंगा नदी गुजरती है, तो सबसे लंबी जो है बच्चों गंगा नदी बिहार के पटना जिला में, यानी कि बिहार की राजधानी पटना से होकर गुजरती है 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर मेरे भाई? 99 किलोमीटर। तो क्या गंगा नदी के बारे में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी, लंबाई 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं 2525 किलोमीटर, ठीक है। बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है? तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार में सबसे लंबी गंगा नदी किस जिले में बहती है? तो पटना में, बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी लगभग 99 किलोमीटर बहती है। क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों आंसर पे। बच्चे कहेंगे कि सर आपने आंसर नहीं बताते हैं, केवल ऐसे ही डिटेल में बताए चले जाते हैं। तो बच्चे बिहार के बारे में बता देते हैं कि जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिहार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपसे यहाँ से बनेंगे। बिहार पुलिस के बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा इस क्लास पे। क्वेश्चन कहता है कि दामोदर नदी की सहायक नहीं है। कौन है जो दामोदर की सहायक नहीं है? तो बारकी है, जमुनी है, बराकर है, लेकिन बच्चों इंद्रावती जो है यह दामोदर की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए। अगला है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग कौन है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अंटार्कटिका। ये सब बच्चों महादेश हैं। अब बताइएगा। अफ्रीका, जिसे साथियों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सफ़ेद हाथियों का देश, हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश अगर पूछा जाए महादेश, तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया महादेश हो जाएगा सबसे छोटा महादेश। अब ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऊन का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक होता है। पूछा जाएगा आपसे कि ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में। इसकी आप राजधानी बताइएगा। राजधानी बच्चों, भारत की राजधानी जैसे नई दिल्ली है ना, वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अब बच्चों देखिएगा, इसे ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश। जैसे नहीं आता है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खेलने तो हम लोग कहते हैं कंगारुओं के साथ आज मैच। अरे यार, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु अगर देखा जाए ना तो कंगारू है, इसीलिए उसको कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला देश अगर पूछा जाए बच्चों, आप ऑस्ट्रेलिया बता सकते हैं। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। ऊन का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्लियर हो गया होगा, आप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो सभी बच्चे बताइएगा और जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी और पेन लेकर के जो बच्चे बैठे हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, आप क्लास को रोक करके बच्चों लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया बच्चों, एशिया अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश साथियों एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अंटार्कटिका, तो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग कौन सा है? अंटार्कटिका हो जाएगा बच्चों, अंटार्कटिका महादेश। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा?
डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले क्या बच्चों? अगला प्रश्न देखिएगा, डी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? बताइएगा बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के जो सैनिक थे बच्चों, इनके युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 से लेकर के 1918 तक चला और इसके बाद 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। हम पूछेंगे आपसे बच्चे कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो साथियों चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको घुमा कर पूछ दिया जाएगा, घुमा कर पूछ दिया जाएगा बच्चों, आपको बता देना है। क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सैनिक क्यों बच्चों बलिदान दिया गया था, मतलब सैनिक जो शहीद हुए थे ना, उनके नाम पर कौन सा इमारत बनाया गया है? तो इंडिया गेट बनाया गया है। क्या बनाया गया है बच्चों? इंडिया गेट बनाया गया है। बुलंद दरवाजा की अगर बात करें किसने बनवाया, तो इसका निर्माण करे थे बच्चों अकबर ने। इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कहाँ में है? तो फतेहपुर सीकरी में। अगर पूछा जाए कि बुलंद दरवाजा कहाँ है बच्चों, तो फतेहपुर सीकरी। कब इसका निर्माण हुआ है बच्चों? तो 1571 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कराया गया। ये सब याद रखिएगा। याद है बच्चों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए, सभी बच्चे प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है मेरे भाई कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद इस पद को किसे दिया गया? पद का प्रस्ताव जो था वो किसको दिया गया? तो पहले आंसर बताएं या पहले डिटेल में बताएं बच्चों? बच्चे कहेंगे सर आप कितना बताते हैं ना सर कि मैं थक जाता हूँ सर, कितना पढ़ूंगा, कितना याद करूंगा सर। तो मेरे भाई जीके जीएस एक समुद्र है और आप समुद्र में कूद गए हैं, तो समुद्र से बचाना मेरा काम है और मैं आपको बचा कर रहूँगा। याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को साथियों नेताजी कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि नेताजी कहा था किसने? तो आप लोग जानते हैं ना, जर्मनी का चांसलर था हिटलर। हिटलर ने बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी। ठीक है। हिटलर की मृत्यु हो गई थी 1945 ईस्वी में। हिटलर के बारे में बात करते हैं। हिटलर अपने आप को आर्य समझता था। आर्य का अर्थ जानते हैं? सर्वश्रेष्ठ। अगर आप अपने आप को आर्य समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो वो ठीक नहीं है, आपको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भी सर्वश्रेष्ठ कोई बंदा होगा जो आपसे बेहतर तैयारी कर रहा है, तो आपको समझना नहीं है। अब देखिए, इनके बारे में छोड़ अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बच्चों, प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि राहुल गांधी के परदादा हो गए। अब बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे साथियों। कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है। ये बच्चों, ये संविधान सभा के अगर आपसे अस्थाई अध्यक्ष पूछ दिया जाए,
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है, देश रत्न के नाम से जाना जाता है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है। क्या ये सब क्लियर है मेरे भाई? ये सब क्लियर हो गया आपको? प्रश्न क्या आपसे छूट जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि अगर ऐसे रिलेटिव प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में तो आपसे नहीं छूटेगा। बच्चे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो करेंट अफेयर बच्चों इसी तरीके से मैं लेकर के आऊँगा और डेली क्लास लेकर के आऊँगा बच्चों। केवल आपको सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इतने बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक बार शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कीजिए। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से जुड़िए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको बच्चों प्रोवाइड कराऊंगा और जो बता रहा हूँ ना ये सब बच्चों आप सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो चलते हैं आंसर की ओर। सुभाष चंद्र बोस जब बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस पद का प्रस्ताव किए थे। किनको प्रस्ताव दिया गया पद का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश का हमारा प्रथम राष्ट्रपति हैं, वो भी बिहार के हैं, देश रत्न के नाम से जाना जाता है, उनको बिहार गांधी कहा जाता है बच्चों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? 2 होम रूल लीग बच्चों बताइएगा शुरू हुई। ये बच्चों देखिएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ से जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांग्रेस है बच्चों, कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, महिला, पुरुष नहीं मेरे भाई, महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन थी, तो डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाती है। कब अध्यक्षता की है ये? तो 1917 ईस्वी में साथियों, कलकत्ता अधिवेशन की, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है? अब बच्चों हम ये पूछेंगे कि कांग्रेस के भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो साथियों जो डॉक्टर एनी बेसेंट थे ये पूरे विश्व में आ जाते हैं, विदेशी थे, लेकिन भारत के अगर देखा जाए ना तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, सरोजिनी नायडू। ये बच्चों 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू ने किया था, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारत के। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय सरोजिनी नायडू और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बताइएगा बच्चों, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? आप सभी बच्चे बताइएगा। और यह यूपी के राज्यपाल बनी थी। कहाँ की बनी थी बच्चों? यूपी की राज्यपाल बनी थी, याद रहेगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ बच्चों? तो 28 दिसंबर को हुआ है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई है। किसने किया बच्चों? तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। ये बच्चों आप सभी बच्चे याद रखिएगा। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है साथियों? तो आंसर की ओर चलते हैं। सभी बच्चे क्या यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। एनी बेसेंट, कांग्रेस के अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए। अगर पूछा जाए
कि भारत के प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए। सरोजिनी नायडू बच्चों, अगर भारत का प्रथम राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। किसने किया? तो एओ ह्यूम ने किया। चलेंगे बच्चों आंसर की ओर, आंसर की ओर चलते हैं। 1916 में बच्चों किसने नेतृत्व दो होम रूल लिंक शुरू हुई? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ बच्चों लाला लाजपत राय जी आते हैं। लाला लाजपत राय जो कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय किए। इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी। बच्चों बिहार केसरी किसे कहा जाता है अभी वर्तमान में? तो खान सर को कहा जाता है बच्चों। किनको? खान सर को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ये बताइएगा बच्चों। बम्बई, लाहौर, कराची, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। तो ये बच्चों लाहौर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बच्चों यहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे साथियों कि कराची जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्षता किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बच्चों। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इनको बच्चों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का अगर पूछा जाए आपसे कि बिस्मार्क, बिस्मार्क साथियों किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इनको साथियों लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि लौह पुरुष किनको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। वल्लभ भाई पटेल को बच्चों सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली के महिलाओं के कहने पे महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को। यहाँ तक क्लियर होंगे? ऑप्शन बी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है बच्चों इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? कट्टर समर्थक लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। ये बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली जो है ना, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर हूं मैं, शेर बच्चों। ये गधावा के नलायकवा के पतो नहीं है कि शेर एक जानवर है और अपने आप को जानवर, खुद से जानवर बता रहा है कि मैं बंगाल का जानवर हूं। बताओ, ये पगला ससुरा ये पागल था जो बोल रहा है कि हम बंगाल के शेर हैं, यानी बंगाल के हम जानवर हैं ना यार। अगर आपको कोई बोल दे जानवर तो आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा कि मुझे जानवर बोल दिया, तुम लड़ जाओगे। लेकिन खुद से तुम कहोगे कि मैं एक शेर हूं, शेर। ऐसे कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर तो अकेले आते हैं। अरे भाई सही बात है कि शेर अकेला आता है, लेकिन वो जंगल की बात है। तुम शेर नहीं हो, तुम एक इंसान हो और इंसान की भांति रहो। अपने आप को जानवर क्यों बनाते हो? क्योंकि जानवर के प्रजाति थे और जानवर की प्रजाति से हट रहे हैं, तो फिर से जानवर में जाना है। इसलिए अपने आप को शेर मत बोलो, क्योंकि कोई आपको बोल देगा कि तुम जानवर हो तो बहुत दुख लगता है। ये जानवर बोल दिया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ोगे नहीं यार, तुम अपने आप को शेर बताते हो तो तुम तो जानवर ही हो ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को शेर नहीं बोलना है। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है बच्चों, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने भारत में डाक सेवा लाया। डाक सेवा अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में आया? डलहौजी के समय में। भारत में रेल जो चला था, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चला था? डलहौजी के शासनकाल में।
कब चला था? तो 1853 ईस्वी में चला था बच्चों। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बम्बई से लेकर के बच्चों थाने के बीच चला था। थाने के बीच चला था, लगभग 34 किलोमीटर। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। पूछा जाएगा कि सर बताइएगा ना, तो रेलगाड़िया का नाम क्या था? जो छुक 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 करके चल रहा था रेलगाड़ी, उसका नाम क्या था? तो हम कहेंगे कि अरे भाई मैं बता दूं क्या, मैं तो गोरा आदमी हूँ, मैं ट्रिक भी नहीं बता सकता। अगर आप लोग काले हैं तो याद रखिएगा, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्लैक मतलब बच्चों काला, ब्यूटी मतलब सुंदर। काला जो लड़का होता है बहुत सुंदर होता है, ठीक है? क्योंकि काले लड़के को बहुत ज़्यादा मानता हूँ ना, क्योंकि वो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। एक बेचारा जानता है कि अरे यार नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पूछ है, हम लोग तो काले हैं, पढ़ता है। और गोरा तो अपने गोरे में फुला फुला हुआ रहता है, ठीक है? यहाँ तक ठीक है बच्चों, क्लियर है कि भारत में जो पहला रेल चला था उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कब चला था? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बम्बई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। अब बच्चों जो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था ना, वो था लॉर्ड डलहौजी बच्चों। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है। प्रश्न कहता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? शुंग सम्राट, मुगल सम्राट, गुप्त सम्राट, उपयुक्त सभी। ते बच्चों मुगल सम्राट का था। मुगल सम्राट का संस्थापक अगर पूछा जाए बच्चों, तो संस्थापक हो जाते हैं संस्थापक बाबर। संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। बाबर का अगर मूल्य वंश देखा जाए, मूल्य वंश कौन सा था? तो यह था बच्चों चगताई वंश। चगताई वंश जो था यह बाबर का मूल्य वंश था। क्लियर हो जाएगा। और ये बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे कहेंगे सर आपने तो 10 ही प्रश्न बताया। अरे बच्चों जो एक्स्ट्रा बताया ना, हमें लगता है कि 150 पार कर जाएंगे प्रश्न, 150 पार कर जाएंगे। आप 10 प्रश्न से इतना बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना, अगर बच्चों कंटिन्यूटी बनाए रहते तो आपको जीके जीएस का बेहतर से बेहतर नॉलेज करवा दूंगा मैं, याद रखिएगा। आप बच्चे कुछ नहीं हुआ तो जीके जीएस का एक क्लास खोल सकते हैं ऑनलाइन, या तो फिर ऑफलाइन आप पढ़ा करके भी देख लीजिएगा, बच्चे आपके पास जरूर आएंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? राजवंश का शासन बच्चों बताइएगा। तो बुर्बो, स्टुअर्ट, ट्यूडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों बुर्बो राजवंश का शासन था फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाता है, और पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, याद रहेगा। और सेशन को यहीं पे रोकते हैं मेरे भाई। तो आप सभी बच्चे बताइएगा सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। और कमेंट बॉक्स में अब सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा बच्चों। मैं सेशन के इंतज़ार में रहूँगा कि बच्चे का कमेंट आएगा। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें बच्चों तो नोटिफिकेशन मिले और सही समय से आज आप लोग क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से बच्चों ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़िए, और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जुड़ जाइएगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।